हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं एस चंद्रावत। स्वागत है सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर हाजिर हो गया हूं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। और बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करते हैं तो लेसन 1 परमाणु की संरचना के अंदर अपन पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं तरंग यांत्रिकी मॉडल, और इसके अंदर आने वाले डी ब्रोगली की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। इसके बाद सेकंड अपन पढ़ चुके हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। अब थर्ड अपन शुरू करने वाले हैं श्रोडिंगर की तरंग समीकरण। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आप लोग अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि सभी प्यारे मित्र इसका लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी मेहनत यहाँ पर की जा रही है, तो आप लोग अपने मित्रों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसमें अपना टॉपिक है श्रोडिंगर की तरंग समीकरण। टॉपिक है श्रोडिंगर की तरंग समीकरण। ठीक है, श्रोडिंगर की तरंग समीकरण के बारे में बात करें प्यारे मित्रों तो देखो, अपने जो श्रोडिंगर एक वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को समझाने के लिए, किसके लिए प्यारे मित्रों, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को समझाने के लिए इन्होंने एक समीकरण दिया है, और उसी को क्या बोला जाता है, श्रोडिंगर की तरंग समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, एक सिंपल सी बात यहां पर लिखना है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को समझाने के लिए श्रोडिंगर ने एक समीकरण दी जिसे श्रोडिंगर की तरंग समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब ये समीकरण थी कौन सी सर? तो देखो बच्चों, ये जो समीकरण थी ये थी अपने पास डेल स्क्वायर साइन अपॉन dx स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन dy स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साइन इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर की तरंग समीकरण है। अर्थात बच्चों, यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि श्रोडिंगर की तरंग समीकरण क्या है, तो एक नंबर में क्वेश्चन में आपको बताना है, केवल ये समीकरण लिखनी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है, एग्जाम में अधिकांश बार आप लोगों से ये पूछा गया है। कोटा यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है उसके अंदर इसको पूछा गया है। ठीक है, तो क्या है समीकरण, डेल स्क्वायर साइन अपॉन dx स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन d अपॉन dy स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साइन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है श्रोडिंगर की तरंग समीकरण। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पर अपन बात करते हैं तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ x y z ये क्या है, तीनों निर्देशांक है। क्या है ये, तीनों है निर्देशांक। ठीक है, तीनों क्या है, निर्देशांक है। ठीक है, साइन यहाँ पर क्या है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, साइन तरंग फलन है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन जो जिसको अपन तरंग मान रहे हैं, इसका क्या है, तरंग फलन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अपन, तो m क्या है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, H क्या है यहाँ पर, तो H प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक है।
ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अपन ई क्या है, ई जो है वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। वी यहां पर क्या है, वी यहां पर क्या है, तो वी जो है ये स्थितिज ऊर्जा मान लो या वेग मान लो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये यहां पर हो गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था अपना श्रोडिंगर की तरंग समीकरण, ठीक है। सभी प्यारे बच्चों को यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं आपको फिर बताता हूं, यहां पर श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को समझाने के लिए जो समीकरण दी है उसी को इनके नाम पर श्रोडिंगर की तरंग समीकरण कहते हैं। और ये समीकरण आप लोगों को लिखनी है यदि 1 नंबर में आपसे पूछा जाए, ठीक है। अब मान लेते हैं यदि आप लोगों से इसकी व्युत्पत्ति के बारे में पूछ लिया जाए कि श्रोडिंगर की तरंग समीकरण की व्युत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है ना, तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक उसको सुनेंगे, ठीक है। चलो, तो श्रोडिंगर की जो तरंग समीकरण है इसकी व्युत्पत्ति के बारे में हम बात कर लेते हैं, किस प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति की गई है। देखो प्यारे बच्चों, श्रोडिंगर की तरंग समीकरण की व्युत्पत्ति के बारे में अपन बात करें तो इसमें आपके पास आता है, तो क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए, मैं आपको क्वेश्चन के रूप में ही यहां पर बताना चाहूंगा। देखो, श्रोडिंगर की क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाए आपके सामने, श्रोडिंगर की तरंग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, ठीक है। तो किस प्रकार से अपन इसकी व्युत्पत्ति करेंगे इसके बारे में मैं आपको यहां पर बताता हूं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसको अपन कंप्लीट करते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। चलो, जैसे बात करते हैं अपन, कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। तो नाभिक के चारों ओर घूम रहे, नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। इसके बारे में अपन बात करते हैं तो आपको पता है कुल ऊर्जा क्या होगी भाई, इलेक्ट्रॉन के पास, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के पास एक तो होगी क्या, गतिज ऊर्जा, क्या होगी, गतिज ऊर्जा, और एक होगी क्या, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये दो ऊर्जाएं होंगी किसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी ऊर्जा क्या होगी, तो उसकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, ठीक है। चलो, अब यहां पर अपन देखें, कुल ऊर्जा को अपन प्रदर्शित करें ई से, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पी। अब चूंकि आप लोग जानते हो कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा की बात करें अपन, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं अपन, तो माइनस kZe² अपॉन h, ठीक है, माइनस kZe² अपॉन r यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों, त्रिज्या आती है, ठीक है, ये हो जाती है, ठीक है। तो ये इनके मान हो गए हैं, किसके मान हो गए हैं, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के मान हो गए। इसको अपन कहां रख देते हैं, समीकरण नंबर, इसको देते हैं अपन 1, ठीक है, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2, इसको देते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो ये दोनों मान समीकरण 1 में अपन ने रखे तो अपने पास क्या आ गया है, E बराबर आ जाता है हाफ mv² प्लस माइनस kZe² अपॉन r यहां पर आ जाता है, ठीक है। अब चूंकि आप लोगों को ध्यान रखना है, पोटेंशियल एनर्जी को अपन ने श्रोडिंगर तरंग समीकरण में इसको v मानते हैं, क्या मानते हैं, v, ठीक है, क्या मानते हैं इसको अपन v मानते हैं, ठीक है ना। चलो, पहले थोड़ा सा अपन इसको सोल्व करने का कोशिश कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। चलो, ये चीज अपन यहां पर रख दी, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखो प्यारे बच्चों,
हाफ एम बी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर यहां पर हो चुका है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं आपको यहां पर करेक्शन करवाऊंगा। देखो काइनेटिक एनर्जी अपने पास हो चुकी है, ये पोटेंशियल एनर्जी में आपको डबल यहां पर लिखाता हूं। देखो ये अपने पास आ गया है समीकरण नंबर 2। देखो समीकरण 2 को m बटे m से गुणा करने पर, m बटे m से गुणा करने पर क्या जाएगा? समीकरण 2 को गुणा करने पर काइनेटिक एनर्जी 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर बटे m, ये आ जाएगा अपने पास m स्क्वायर v स्क्वायर बटे m। ठीक है, ऊपर नीचे अपन ने m से गुणा कर दिया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, तो समीकरण 2 को अपन ने गुणा कर दिया m बटे m से, तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कितनी? 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m यहाँ पर आ जाती है। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 3। ठीक है, चलो, और पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या बताया आप लोगों को? बता दी है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर हो जाती है। ये समीकरण नंबर 4 हो गई है। ठीक है, अब क्या करते हैं? समीकरण 3 और 4 का मान अपन कहां रखेंगे? 1 में। तो समीकरण 3 व 4 का मान 1 में रखने पर, किसमें? 1 में रखने पर क्या आ जाएगा अपने पास? अपने पास आ जाएगा E बराबर m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहां पर। तो देखो प्यारे बच्चों, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन r को अपन क्या मान लेते हैं? v मान लेते हैं। तो अपने पास आ जाएगा E m स्क्वायर v स्क्वायर 2m प्लस v अपने पास यहां पर आ जाता है। ये हो गए समीकरण नंबर अपने 5। ठीक है, चलो, तो ये समीकरण अपने पास यहां पर आ गई है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब डी ब्रोगली की टर्म समीकरण की अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, डी ब्रोगली की टर्म समीकरण की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो डी ब्रोगली समीकरण क्या थी? लैम्डा बराबर h बटे एम बी, ये है। ठीक है, सेम। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा एम बी बराबर क्या हो जाएगा? h अपॉन लैम्डा हो जाएगा। और यदि मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण नंबर अपन ने दे दिए 6। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? समीकरण नंबर 6 का मान कहां रख देते हैं? इस समीकरण नंबर 5। ठीक है, चलो, तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आ जाता है प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक आप लोग उसको देखेंगे और साथ साथ नोट भी करते रहेंगे। ठीक है, तो देखो समीकरण 6 से मान 5 में रखने पर, ठीक है, मान अपन ने यहां पर रखा तो क्या जाएगा? E इक्वल टू अपने पास हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर m प्लस v। ये हो गया है समीकरण नंबर दे देते हैं, उसको अपन 7 दे दिया। ठीक है, इस v को इस तरफ ले आते हैं अपन, तो अपने पास क्या जाएगा? h स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर m इक्वल टू e माइनस v। ये चीज अपने पास यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 8 अपन ने इसको दे दिया। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपन यहाँ पर बड़े प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ से जो है अपन 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर को निकाल लेते हैं। तो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर यहाँ से निकाल दिया अपन ने, बाकी को उस तरफ ले जाएंगे तो 2m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v, ये समीकरण अपने पास आ जाती है। ठीक है, और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 9 अपन यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है,
अब देखो आगे अपन बात करते हैं यहां पर, तो अपन क्या करेंगे, श्रोडिंगर के अनुसार परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूम रहे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी अवकलित समीकरण की अपन बात कर लेते हैं। अब यहां पर देखो, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए